Hello everyone and welcome to the lecture series on the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। आज का हम लोग टॉपिक ले रहे हैं प्रिजम्पशन। हमने कहा भाई प्रिजम्पशन क्या है, प्रिजम्पशन को हम कैसे समझ सकते हैं। हमने कहा प्रिजम्पशन को हम क्या लेंगे, कंक्लूजन विच एवर हैज बीन मेड बाय द कोर्ट। भाई कोर्ट किस बेस पर कंक्लूजन ड्रॉ कर रही है। कोर्ट या तो कंक्लूजन ड्रॉ करेगी फैक्ट की एग्जिस्टेंस पर, कोर्ट या तो कंक्लूजन ड्रॉ करेगी लॉ की एग्जिस्टेंस पर। तो हमने कहा जब कोर्ट फैक्ट या लॉ की एग्जिस्टेंस पर अपना कंक्लूजन किसी सर्टेन फैक्ट के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के रेस्पेक्ट में अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर लेती है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रिजम्पशन। हमने कहा बेनिफिट क्या है भाई इस प्रिजम्पशन को ड्रॉ करने का, कंक्लूजन को ड्रॉ करने का। तो हमने कहा भाई सिंपलीफाई वे है। हमने कहा जिसके फेवर में भी कोर्ट ने अपना कंक्लूजन यदि किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस के बेसिस पर ड्रॉ कर लिया है, तो जिस पार्टी के फेवर में कंक्लूजन ड्रॉ किया गया उसको अपना केस प्रूव करने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। हमने कहा हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी आती है, बर्डन ऑफ प्रूफ, ऑनस ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ से बात क्या कर रहे हैं, जो भी पार्टी ये चाहती है कि कोर्ट मेरे फेवर में अपनी ओपिनियन रखे, मेरे फेवर में जस्टिस दे, उसको क्या उसके पास क्या ऑब्लिगेशन है कि वो अपने केस को इनिशिएट करे। केस को इनिशिएट करने से मतलब क्या है, अपने फेवर में प्रूफ दे, अपने केस के फेवर में प्रूफ दे। तो हमने कहा जब कंक्लूजन ड्रॉ करा है कोर्ट ने किसके बेस पर, एग्जिस्टेंस के बेस पर, फैक्ट के एग्जिस्टेंस के बेस पर, तो जिस पार्टी के फेवर में कंक्लूजन ड्रॉ किया है उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो अपने फेवर में अपने केस को प्रूफ करने के लिए कोर्ट के आगे प्रूफ लेकर आए। तो कंक्लूजन ड्रॉ करने का मतलब ये होता है कि जब भी कोर्ट ने किसी भी फैक्ट की एग्जिस्टेंस पर पहले से बिलीव कर लिया, किस बेस पर बिलीव कर लिया, फैक्ट के बेस पर या लॉ के बेस पर बिलीव कर लिया, तो जिस पार्टी के फेवर में कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है वो पार्टी को हम रेस्ट दे देते हैं कि भाई आप मत लाइए प्रूफ। कौन लाएगा प्रूफ, अपोजिट पार्टी प्रूफ लेकर आएगी। तो इस बेसिस पर जब हम बात कर रहे हैं तो हमने प्रिजम्पशन को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। हमने कहा प्रिजम्पशन को हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। हमने कहा या तो प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन मींस कंक्लूजन या तो फैक्ट के बेस पर ड्रॉ किया जाएगा या लॉ के बेस पर ड्रॉ किया जाएगा, या हो सकता है फैक्ट और लॉ दोनों को मिक्स कर कर हम प्रिजम्पशन लाएं। तो हमने कहा हमारा प्रिजम्पशन 3 काइंड का हो सकता है, 3 टाइप का हो सकता है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड द मिक्स प्रिजम्पशन। हमने कहा यदि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है तो ऐसा तो नहीं है कि फैक्ट के हम एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस पे कंट्रोवर्शियल नहीं हो सकता है भाई। तो इसलिए हमने कहा जब प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है मींस जब कोर्ट कंक्लूजन अपना ड्रॉ कर रहा है फैक्ट के बेस पर, तो वो कैसा होगा, रिबटेबल होगा। मींस एक पार्टी उसको प्रूव करी तो दूसरी पार्टी के पास भी राइट है उसको प्रूफ और डिसप्रूव करवाने का। हमने कहा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जब होगा तो हम केसेस जब देख रहे हैं, हम डिफरेंट सेक्शन जब देख रहे हैं बीएनएस के, तो हमें क्या समझ में आएगा, इधर इट में बी द रिबटेबल और इट में बी द इरिबटेबल। मींस हमने कहा अब प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को, क्योंकि हम इसको दो कैटेगरी में फिर से डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखने जा रहे हैं उसको। हमने कहा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की 2 कैटेगरी है, हमने कहा शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। तो यदि शैल प्रिज्यूम की कैटेगरी में आ रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, रिबटेबल हो जाएगा। यदि कंक्लूसिव प्रूफ की कैटेगरी में आ रहा है तो कैसा हो जाएगा, इरिबटेबल हो जाएगा। हमने कहा मिक्स प्रिजम्पशन क्या है भाई, मिक्स प्रिजम्पशन मींस जहां पर हम बात कर रहे हैं प्रिजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ, देन इट विल बी कॉल्ड एज द मिक्स्ड प्रिजम्पशन। तो जब हम बात कर रहे हैं कॉन्क्लूसिव प्रूफ की, तो कॉन्क्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन कहां पर दी गई है भाई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 2 1B में आप देखेंगे तो आपको कॉन्क्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी। हमने भाई कैसे समझ सकते हैं कॉन्क्लूसिव प्रूफ को, तो हमारा बेयर एक्ट क्या कह रहा है, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट, दिस अधिनियम टू बी द कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, the court shall on proof of the one fact regard to other as proved and shall not allow the evidence to be given for the purpose of disproving it। हमने कहा भाई कैसे हम सिर्फ इसको समझे, हमने कहा भाई एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हमें क्या समझ में आएगा कि कंक्लूसिव प्रूफ से मतलब क्या है। हम यहाँ पर सिंपलीफाई वे में कहना चाहे तो हमने क्या कहा, जब एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ समझ लिया जाए। जब हमने कहा एक फैक्ट के यदि एग्जिस्टेंस को हमने प्रूफ कर दिया तो दूसरा फैक्ट क्या हो रहा है, अपने आप ही प्रूफ हो जा रहा है। और कोर्ट उस फैक्ट को डिसप्रूव करने के लिए किसी भी तरह का कोई एविडेंस आपसे कॉल नहीं कर सकती। तो ऐसे प्रूफ को हम क्या कहते हैं, ऐसे फैक्ट को, ऐसी प्रिजम्पशन को हम क्या कहते हैं, कंक्लूसिव प्रूफ। हमने कहा भाई कैसे समझ सकते हैं, हमने कहा एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 20 उठाकर देखिए क्या कहता है भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 20। हमने कहा यदि 7 ईयर से कम है कोई बच्चा तो उसको हम क्या मानेंगे, डॉली इन कैपेक्स। मींस हम क्या मानेंगे, वो कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए
एलिजिबल नहीं है। हमने क्या कहा भाई, अपने आप में 7 ईयर का होना, डॉली इन कैपेक्स होना क्या है, आपको हर तरह की लाइबिलिटी से इम्यूनिटी दे देता है। हमने कहा फिर क्या, हमने कहा भाई यदि हमने ये प्रूफ कर दिया कि जिसने ऑफेंस कमिट किया है वो 7 ईयर से बिलो का है, हमने कहा कहाँ दिया गया है भाई, बीएनएस में दिया गया है। तो प्रिजम्पशन किसके बेस पर हम ड्रॉ कर रहे हैं, लॉ के बेस पर ड्रॉ कर रहे हैं। हमने अभी जो पढ़ रहे थे हम लोग अभी, हमने कहा भाई प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है वो किस तरह की हो सकती है, 2 टाइप की हो सकती है, या तो शैल प्रिज्यूम होगा या कंक्लूसिव प्रूफ होगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 7 ईयर का यदि बच्चा है, 7 ईयर का यदि चाइल्ड, और हमने ये प्रूव कर दिया कि जो जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है बिलो देन 7 ईयर है, तो अपने आप में क्या कंक्लूसिव प्रूफ हो गया कि वो ऑफेंस उस बच्चे ने नहीं किया, क्योंकि वो चाइल्ड जो है वो मैंसीरिया नहीं रख सकता। तो हमने कहा कि हमें फिर ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि वो ऑफेंस उसने कमिट किया है या नहीं। हमने कहा एक फैक्ट दूसरे फैक्ट की एग्जिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। फिर हमने यदि 7 ईयर का हम प्रूफ कर देते हैं, हमने उसकी एज तो प्रूफ कर दिया, तो हम क्या प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि वो ऑफेंस उस पर्सन ने, उस चाइल्ड ने कमिट किया है या नहीं। तो क्या कह रही है हमारी डेफिनेशन, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, मींस हम क्या कह रहे हैं, offense has not been considered as an offense if it is done by the child। हमने क्या कहा, कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर मींस डॉली इन कैपेक्स हम कब समझेंगे, जब 7 ईयर का है। हम कब मानेंगे कि पर्सन ऑफेंस कमिट नहीं कर सकता, यदि वो 7 ईयर से बिलो का है। उसको हम डॉली इन कैपेक्स कब मानेंगे, जब 7 ईयर से बिलो का है। तो हमने कहा अपने आप में क्या हो गया, 7 ईयर से बिलो की एज क्या हो गई, कंक्लूसिव प्रूफ हो गई। किस चीज का कंक्लूसिव प्रूफ हो गई, कि वो ऑफेंस उस पर्टिकुलर चाइल्ड ने कमिट नहीं किया है। तो हम क्या कह रहे हैं अब इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पर, कि वो ऑफेंस उस चाइल्ड ने कमिट किया है या नहीं किया, कोर्ट किसी भी तरह का एविडेंस अलाउ नहीं करेगी। हमने कहा हमारी डेफिनेशन क्या कह रही थी, अगेन मैं रिपीट कर रही हूं, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट, डॉली इन कैपेक्स is declared by this act to be conclusive proof of another, the court shall on proof of the one fact, means हम चाइल्ड की एज को हमने प्रूव कर दिया, regard to other as proved, हमने कहा हमने एज को प्रूव कर दिया, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, डॉली इन कैपेक्स। हमने कहा भाई चाइल्ड ऑफेंस कमिट नहीं कर सकता, regard to the other as proved and shall not allow the evidence to be given for the purpose of disproving it। हमने कहा फिर हम इस चीज पर कोई भी इधर उधर नहीं करेंगे भाई, हम इसको रिबटेबल नहीं बनाएंगे भाई, कि वो ऑफेंस कमिट कर सकता है या नहीं कर सकता। हम ये मानकर चलेंगे कि यदि डॉली इन कैपेक्स है, बिलो देन 7 ईयर है, तो वो ऑफेंस कमिट नहीं कर सकता। तो ये हमारी कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन होती है, जो कहां पर दी गई है, सेक्शन 2(1)(b) में दी गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। सेकंड प्रिजम्पशन हम ले रहे हैं मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम से मतलब क्या है, जो मैं आपको पढ़ा रही थी अभी, समझा रही थी, मैंने कहा प्रिजम्पशन इज ऑफ 2 टाइप, या तो फैक्ट के बेस पे प्रिजम्पशन या लॉ के बेस पे प्रिजम्पशन। हमने कहा यदि फैक्ट के बेस के प्रिजम्पशन है तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, मे प्रिज्यूम का नाम दे रहे हैं। कहाँ डिफाइन किया गया है अधिनियम में, हमने कहा सेक्शन 2(1)(h) ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन हम इसको सिंप्लीफाई फिर से करेंगे, हम पहले एक बार बेयर एक्ट को समझने की कोशिश करें। हमने कहा क्या लिखा हुआ है भाई, whenever it is provided by this अधिनियम that court may presume a fact, it may either regard such fact as proved until and unless it is disproved or may call proof for the proof of it। हमने कहा भाई क्या कह रहा है हमारा बेयर एक्ट, हाँ कोर्ट इसको क्या प्रिजम्पशन लेकर चल रही है, कोर्ट प्रिजम्पशन लेकर चल रही है कि ये फैक्ट जिसके ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है, जिसके एग्जिस्टेंस पे बिलीव किया जा रहा है, तो वो क्या है, प्रूफ मानकर चल रही है, अनटिल एंड अनलेस उसको डिस्प्रूव ना कर दिया जाए। हमने कहा भाई ये कैसे है, हमने कहा फैक्ट का प्रिजम्पशन है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की। कोर्ट फेवर में भी प्रिजम्पशन ड्रॉ कर सकती है, कोर्ट उसके अगेंस्ट में भी अपना प्रिजम्पशन ड्रॉ कर सकती है, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकती है। लेकिन जिस भी तरह की प्रिजम्पशन ड्रॉ करी जा रही है वो कैसी प्रिजम्पशन है, रिबटेबल प्रिजम्पशन है। मींस अपोजिट पार्टी के पास पूरा पूरा राइट है कि उसको डिस्प्रूव करा सके। ऐसा है तो इस प्रिजम्पशन को हम क्या कहेंगे, मे प्रिज्यूम। May presume means presumption whenever it has been drawn on the basis of the existence or non-existence of the fact। यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को। हमने कहा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट मे प्रिज्यूम, तो हम क्या एग्जाम्पल आप स्लाइड पर भी देख सकते हैं। मैंने लिया एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा, स्टोलन प्रॉपर्टी का। मैंने कहा भाई कोर्ट ऑब्जर्वेशन ड्रॉ कर रहा है, कोर्ट कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है, किस बेस पर कोर्ट कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है, भाई स्टोलन प्रॉपर्टी किसके पास है। भाई हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल,
whomsoever is having the possession on the stolen property. Court may presume that property has been stolen by that person. यदि वो ये चाहता है कि कोर्ट उसके फेवर में अपना कंक्लूजन ड्रॉ करे तो क्या करना चाहिए उसको, इसको डिस्प्रूव कर देना चाहिए। तो हम क्या बात कर रहे हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कैसा है, डिस्क्रिशनरी है। कोर्ट के पास क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट फेवर और अगेंस्ट में फैक्ट की ग्रेविटी के बेस पर, फैक्ट की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बेस पर अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता है। डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर ड्रॉ कर सकता है, साथ ही साथ कैसा है, रिबटेबल है। अपोजिट पार्टी जिसके अगेंस्ट में कंक्लूजन ड्रॉ किया है, जो केस को हारने वाला है, उसके पास क्या राइट दे दिया गया है, आप अपने केस को, अपने जो आपके अगेंस्ट में जो भी फैक्ट हमने ड्रॉ किया है, कंक्लूजन ड्रॉ किया, उसको डिस्प्रूव करवा दीजिए। डिस्प्रूव कराने के लिए आपको क्या लाना पड़ेगा, एविडेंसेस लाने पड़ेंगे, प्रूफ लाना पड़ेगा। यदि आप करा देते हैं तो कोर्ट का प्रिजम्पशन आपके जो अगेंस्ट में वो आपके फेवर में भी हो सकता है। तो इसको हमने क्या कर दिया, मे प्रिज्यूम। बात हम कर रहे हैं कि कैसा प्रिजम्पशन लेकर कोर्ट चल रहा है, वो आपको प्रूफ और डिस्प्रूफ करने भी देगा या नहीं करने देगा। तो ये हमें डेफिनेशन कहाँ मिल जाती है, सेक्शन 2(1)H में। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आती है शैल प्रिज्यूम की आती है। शैल प्रिज्यूम से मतलब क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। हमने कहा भाई प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। तो कंक्लूसिव प्रूफ हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, यहाँ हम शैल प्रिज्यूम से क्या मतलब ले रहे हैं, कहाँ डेफिनेशन दिया गया है इसका, सेक्शन 2(1)L में डेफिनेशन दिया गया है। क्या कह रहा है हमारा बेयर एक्ट, क्या कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, हमने कहा वेयर एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस अधिनियम that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved until and unless it is disproved। हमने कहा भाई शैल प्रिज्यूम तो है, तो कोर्ट किस बेस पे अपनी प्रिजम्पशन ड्रॉ करेगा, लॉ के बेस पर अपनी प्रिजम्पशन ड्रॉ करेगा। जहां पर लॉ ने उसको पावर दिया गया है कि आप भाई इस प्रिजम्पशन को, इसके बेस पर जो लॉ है इसी को आप फोकस करेंगे, इसी के बेस पर आप अपनी कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो आप कोर्ट के पास क्या है, डिस्क्रिशनरी नहीं है, मैंडेटरी है कि वो लॉ को ही फॉलो करेगा। भाई लॉ में जो दिया गया है उसके एलिमेंट पर ही जाएगा, इधर से उधर नहीं जा सकता। लेकिन साथ ही साथ हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। भाई ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। भाई है आपके पास भी राइट है, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हमने आपके अगेंस्ट में अपना प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लिया। हम आपको क्या कह रहे हैं, हमने सपोज कीजिए, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर समझाना चाहूंगी। तो यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं डॉरी डेथ का। यदि डॉरी डेथ की हम ऑफेंस की हम डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, बीएनएस में जाना पड़ेगा। यदि हम बीएनएस को रेफर करते हैं, हमें क्या मिलता है कि यदि किसी मैरिड लेडी की मैरिज से 7 ईयर के अंदर डेथ हुई है और ये प्रूफ कर दिया जाए कि सून बिफोर द डेथ शी हैज बीन subjected to the cruelty or the harassment which were related to the dowry demand, then court shall presume that the death is the dowry death। कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर रही है कि जो डेथ हुई है वो क्या है, डॉरी डेथ है। कैसा प्रिजम्पशन है, शैल प्रिज्यूम है। किसके बेस पे प्रिजम्पशन है, लॉ के बेस पर प्रिजम्पशन है। और यदि लॉ के बेस पर प्रिजम्पशन है तो क्या है, मैंडेटरी है, कोर्ट उससे इधर उधर नहीं जाएगी। कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा ही करेगा कि ये डॉरी डेथ है। हमें क्या बस प्रूव कर देना है, 7 ईयर्स के अंदर, मैरिज से 7 ईयर के अंदर की डेथ, क्रुएल्टी, हैरेसमेंट, फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ डिमांडिंग द डॉरी। यदि इतना प्रूफ कर दिया जाए तो कोर्ट का प्रिजम्पशन किसके फेवर में चला जाएगा, लॉ के फेवर में चला जाएगा, शेल प्रिज्यूम हो जाएगा। हम क्या मानेंगे भाई, हाँ भाई हस्बैंड और उसके रिलेटिव ने क्या किया है, डॉरी डेथ कमिट किया है। हमने कहा भाई रिबटेबल है, लेकिन हस्बैंड मींस एक्यूज के पास क्या राइट है, वो उसको डिस्प्रूव कर सकता है। तो ऐसे प्रिजम्पशन को हम क्या कहते हैं, प्रिजम्पशन विच हैज बीन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ, conclusion which has been which are depending on the existence of law, then it will be considered as shall presume, but it will be the rebuttable one। तो एक बार इसको समराइज करते हैं। हमने कहा भाई जब भी हम प्रिजम्पशन की बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। यदि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है तो ऑलवेज कहाँ फॉल करेगा, मे प्रिज्यूम के कैटेगरी में फॉल करेगा। कैसा होगा, डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की। कैसा होगा, रिबटेबल होगा। हमने कहा भाई प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है तो इधर इट में बी द शैल प्रिज्यूम और मे बी द कंक्लूसिव प्रूफ। यदि शैल प्रिज्यूम है तो कैसा होगा, मैंडेटरी नेचर का होगा।
लेकिन कैसा होगा, रिबटेबल होगा। यदि कॉन्क्लूसिव प्रूफ है तो कैसा होगा, मैंडेटरी नेचर का होगा, पर कैसा होगा, इरिबटेबल होगा। रिबटेबल का मतलब हम उसको डिस्प्रूव करने के लिए आपसे मांग रहे हैं, आप एविडेंस लेकर आइए। हमने कहा कॉन्क्लूसिव प्रूफ है तो कोर्ट किसी तरह का एविडेंस एडमिट ही नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्क्लूसिव प्रूफ हो जाएगा। आज के सेशन में हम लोग ने समझने का कोशिश किया भाई प्रिजम्पशन से क्या मतलब है, प्रिजम्पशन को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मिक्स प्रिजम्पशन से क्या मतलब है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ से क्या मतलब है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट से क्या मतलब है। मेरे पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जहां भी मे प्रिज्यूम दिया गया है उसका क्या मीनिंग है, जहां शैल प्रिज्यूम दिया गया है, जहां कंक्लूसिव प्रूफ दिया गया है, उसको हम कैसे समझेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये आज हम लोग ने समझने का कोशिश किया। उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आया होगा मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग लेने जा रहे हैं डेफिनेशन, प्रूफ, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड। क्या मतलब है प्रूफ वर्ड जहां पर हमने यूज कर दिया, क्या मतलब है जहां हमने डिसप्रूव वर्ड यूज किया, और क्या मीनिंग है नॉट प्रूव्ड का। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इस डेफिनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।